10 नवंबर 2025 की वो मनहूस शाम, जब देश की राजधानी दिल्ली में दिवाली के बाद की शांति भी थी, लेकिन लाल किला जैसी ऐतिहासिक जगह की चहल पहल भी थी। उसी जगह पर शाम के उस वक्त जो कुछ हुआ वो बेहद हैरान करने वाला था, दहशत में लाने वाला था। लाल किले जैसे इलाके की चहल पहल भी वहां पर मौजूद थी। ठीक उसी समय शाम के 6:50 पर एक कार में इतिहास का एक ऐसा मामला दर्ज होने वाला था जो कि सालों तक याद किया जाने वाला था। 6:50 पर इतिहास के गवाह लाल किले के साए में एक चलती हुई सफेद i-20 कार में ब्लास्ट होता है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है, लोग इधर उधर भागने लगते हैं। शुरुआत में लोगों को लगता है कि शायद ये सिलेंडर ब्लास्ट है या किसी गाड़ी का टायर फटा है, लेकिन फौरन ही आग पकड़ लेती है और आग इतनी तेज थी कि लोगों को समझ में आ जाता है कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। एक विस्फोट ही नहीं था ये हमारी सुरक्षा, हमारी शांति, हमारे राष्ट्रीय गौरव, लाल किले पर सीधा वार था, हमारे देश पे सीधा वार था, क्योंकि सरकार भी कहती है कि किसी भी तरीके का टेरर एक्ट सीधे वार की बात है। और इसी के चलते ये मामला इतना संगीन और हो जाता है। इस आग में 12 निर्दोष लोगों की जानें चली गईं, जिंदगियां खत्म हो गईं और 20 से अधिक लोगों की घायल होने की खबर आई। फौरन जांच एजेंसियां पहुंची, पुलिस एक्टिव हुई और इस पूरे मामले की जांच शुरू हो गई। जो तस्वीर सामने आई वो और ज्यादा हैरान करने वाली थी। अभी तक माना जाता था कि जो अनपढ़ लोग हैं, जो लोग जागरूक नहीं हैं, जो लोग नादान हैं, वो इस राह पर निकलते हैं, अपराध की राह पर और खासकर आतंक की राह पर। लेकिन पहली बार पता चल रहा था कि एक वाइट कॉलर मॉड्यूल भी है जो कि कई कायदे के धंधों में काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई जैसे काम में हैं और उसके बाद भी आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। इस मामले में खास बात यह है कि तमाम चीज़ें जो हुई, जो घटना हुई, वो इतनी प्लानिंग के साथ हुई थी कि उसको समझना ही मुश्किल थी। जांच एजेंसियों को हरकत में आने के बाद पता चला कि इस पूरे मामले का ताना बाना पहले से ही बुना जा रहा था और इसका संबंध था फरीदाबाद में एक बड़े नेटवर्क से। फरीदाबाद में कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा मॉड्यूल पकड़ा गया था जिसके पास से करीब 2000 किलो विस्फोटक मिला था। उसमें कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए थे, जांच चल रही थी। खुफिया एजेंसियां उसके तार जोड़ने में जुटी हुई थी, क्योंकि उसके तार जुड़ रहे थे जम्मू कश्मीर से, वहाँ की पुलिस से संपर्क खड़ा हुआ था। और ऐसे में लाल किले के बाद ये विस्फोट इन तारों को ऐसे जोड़ रहा था कि जिससे साफ हो गया था कि किसी बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था। इस मॉड्यूल ने जो कुछ भी करने की ठानी थी वो भले ही अंजाम न दे पाया हों, लेकिन उनके इरादे बेहद खतरनाक थे। और जो लाल किले के बाहर हुआ उसने तमाम जिंदगियां ले ली थी। ये पूरा मॉड्यूल 15 दिन से निगरानी में था, जो कि फरीदाबाद में पकड़ा गया था। लेकिन इसके अलग भी जो मॉड्यूल काम कर रहा था, जिसमें तमाम फैसिलिटेटर थे, स्लीपिंग सेल के लोग थे और ऐसे वाइट कॉलर काम करने वाले लोग थे जो कि इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले थे। अभी कहा जा रहा है कि विस्फोट की जगह जहां पर गिरफ्तारी हुई है और जो घटना स्थल था वो असल में घटना स्थल नहीं था। किसी बड़ी साजिश के लिए उसको पोर्ट किया जा रहा था या उसका इस्तेमाल किया जाने वाला था, लेकिन विस्फोट किसी वजह से हो गया और इससे मामला खुल गया। लेकिन क्या प्लान था, कौन लोग शामिल थे, कितना बड़ा मॉड्यूल था, ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। इतने बड़े विस्फोटक की बरामदगी और उसके बाद लाल किले के बाहर जो ये विस्फोट हुआ है वो बहुत कुछ कहता है। इस पूरे मामले में डॉक्टर मोहम्मद, जो कि कार मालिक था, उसने तमाम जो बयान दिए, जो तमाम उसके जरिए बात निकल करके आई है, उससे पता चलता है कि वो आईडी ब्लास्ट करने के लिए कहीं और ले जा रहा था, लेकिन घबराहट में ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से 10 नवंबर की शाम ये घटना घटी लाल किले के पास। जांच में ये भी पता चला कि जो ये पूरा विस्फोटक मिला उसमें अमोनियम नाइट्रेट था, जिसकी वजह से आईडी फटा और ये पूरा विस्फोट हुआ। इस मामले में जितने लोगों की मौत हुई है वो बेहद करीब थे और आसपास दूर तक इसका असर इतना था कि धमाके की आवाज़ भी कई किलोमीटर तक सुनी गई। वो व्यस्त इलाका है, तमाम लोग वहाँ पर चहल पहल के लिए रहते हैं और ऐसे में विस्फोट ज़्यादा से ज़्यादा जाने और भी ले सकता था। फोरेंसिक जांच में पता चला है कि ये आईडी अधूरा था, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट था। इसको यहाँ पर विस्फोट नहीं किया जाना था,
वो गलती या लापरवाही से हुआ, लेकिन इसको कहाँ विस्फोट किया जाना था ये और ज़्यादा चिंता के विषय है, क्योंकि इतनी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट अगर कहीं भी विस्फोट होता भीड़ भाड़ वाली जगह में तो और भी जानें जा सकती थी। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले फरीदाबाद में जो लगभग 2000 किलोग्राम विस्फोटक मिला था, उसमें जिन लोगों के तार जुड़े हुए हैं उन्हीं लोगों के तार इस पूरे मामले से भी जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और तमाम टीम अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ जैसी जगहें शामिल हैं। और जो लोग इसमें शामिल हैं वो बेहद खतरनाक हैं, क्योंकि बहुत सोची समझी साजिश के तहत इन पूरे मामले को प्लान किया गया था और वो घटना को अंजाम देने वाले थे। इस मामले में जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, अलग अलग जगहों से हुई हैं, फरीदाबाद से, लखनऊ से, मुंबई से, गुजरात से और जम्मू कश्मीर से। जो लोग शामिल हैं उनमें बताया जा रहा है कि उनका पहले से ही बैकग्राउंड आतंक का रहा है और वो आतंक के पारंपरिक चेहरे नहीं हैं, यानी जो लोग जाने पहचाने हैं वो नहीं है, बल्कि ऐसे लोग हैं जो कि किसी और बिजनेस में लगे हुए हैं, किसी और काम में लगे हुए हैं, ताकि उनको पहचाना ना जा सके। इसीलिए इस मॉड्यूल का नाम कहा जा रहा है कि ये वाइट कॉलर मॉड्यूल है, यानी कोई और साफ सुथरा काम करने वाले लोग आतंक में दलदल तक घुसे हुए हैं और मास्टरमाइंड हैं। इसमें जो मुख्य मास्टरमाइंड है उसका नाम है मौलवी इरफान अहमद, जो कि फरार है, श्रीनगर का पैरामेडिक है और मस्जिद का इमाम भी है। ये मॉड्यूल का प्लानर था, पूरा एग्जीक्यूटर था और सब कुछ इसी के निर्देशन में चल रहा था। इसके साथ ही तमाम नेटवर्क के लोग जुड़े हुए थे जो कि उसको पल पल की रिपोर्ट दे रहे थे। ये सारी रिपोर्ट देने की बात भी जांच में सामने आई है और तमाम चीज़ें जो इनक्रिप्ट की गई हैं उनसे भी पता चलता है कि यही जो था वही मास्टरमाइंड था इस पूरे मामले में। खास बात और कि ये सारी जानकारियाँ यहाँ से सरहद पार अपने आकाओं को भी भेज रहा था और उससे ही पता चलता है कि ये इसमें विदेशी हाथ है, सरहद पार बैठे हुए दुश्मनों का हाथ है। इसके अलावा मौलवी इरफान अहमद के अलावा भी तमाम इसमें लोग शामिल थे, जिसमें लखनऊ की एक लेडी भी शामिल हैं जो कि पढ़ाने का काम करती थी, और इसके अलावा श्रीनगर का जो पैरामेडिक है वो स्टाफ का एक और आदमी था जो कि इस पूरे मामले में संलिप्त है, उसकी भी तलाश चल रही है। हालांकि अभी तक उसको पकड़ा नहीं गया है। इस मामले में कई और लोग जो हैं फरार हैं, लेकिन जो लोग पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ में बहुत सारे ऐसे खुलासे हुए हैं जो हैरान करने वाले हैं। दरअसल इन लोगों का इरादा था कि जनवरी के महीने में, यानी 26 जनवरी के आसपास किसी बड़ी जगह पर विस्फोट करना है, इसीलिए विस्फोटकों का इंतज़ाम करके इकट्ठा किया जा रहा था। और ये विस्फोटक जो कि ब्लास्ट हो गया लाल किले के पास, वो भी उसी का एक हिस्सा था। और ये अगर यहाँ पर ब्लास्ट न होता तो शायद 26 जनवरी का जो मंसूबा है, जो इनका आतंक का मंसूबा था, वो पूरा होता। इसमें एक और शख्स है जिसका नाम है डॉक्टर उमर मोहम्मद, ये भी फरार है, पुलवामा का रहने वाला, 34 साल का है और लगातार ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था। इसके बारे में भी जानकारी मिली है। इसका काम था इस घटना को अंजाम देने के लिए तमाम लॉजिस्टिक का इंतज़ाम करना, विस्फोटक को ठिकाने लगाना और विस्फोटक को लाने ले जाने का काम भी करना। और ये घटना के बाद से ही फरार है। और जिसकी गाड़ी थी i20 कार, उसका मालिक जो गाड़ी के भीतर आईडी लेकर के बैठा हुआ था, वो भी घटना में घायल हुआ, लेकिन कहा जा रहा है कि उसकी जान बच गई, जिसकी वजह से वो फरार हो गया है। उसकी भी तलाश चल रही है। इस मामले में कई कड़ियाँ ऐसी हैं जो अभी भी सुलझनी बाकी हैं। एक शाहिद डॉक्टर हैं जो कि लखनऊ की रहने वाली हैं, लखनऊ में उनका घर है, लेकिन वो पढ़ाने का काम करती थी यूनिवर्सिटी में। उनको भी गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वो साइलेंटली इस पूरे मामले में मॉड्यूल में काम करती थी और कमांडर जैसी पोजीशन पर थी। पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी महिला को इतने ऊंचे पद पर आतंकवादी गतिविधियों वाले संगठन में देखा गया है, और सब कुछ लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठन के साथ जुड़े होने की बात भी आ रही है। ये बहुत गंभीर मामला है और लगातार एजेंसी इसकी जांच कर रही हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने स्टेटमेंट दिया है कि कोई भी इसमें शामिल उसको छोड़ा नहीं जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि इस तरह की कोई भी गतिविधि एक्ट ऑफ टेरर माना जाएगा, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, यानी कि हमला देश पर माना जाएगा। और जिस तरह से सरहद पार जुड़े होने की बात सामने आ रही है, उससे लगता ये है
कि इस बार भी कुछ न कुछ ऐसा होगा जिससे कि दुश्मन को सबक मिलेगा। लेकिन वो सबक कब मिलेगा? क्योंकि ये अगर सबक नहीं मिलता है तो इस तरह की आतंकी गतिविधियां होती रहेंगी, लोगों की जानें जाती रहेंगी। और इस बार का जो घटना है वो और ज़्यादा गंभीर हो जाती है, क्योंकि ऐतिहासिक लाल किला जहाँ लोग दर्जनों, हज़ारों, सैकड़ों की संख्या में घूमने के लिए जाते हैं, किसी उम्मीद में जाते हैं कि ये सुरक्षित जगह है सबसे ज़्यादा, वहाँ इस तरह की घटना होना अपने आप में हैरान करने वाली है। बहरहाल जांच एजेंसियां अपनी जांच में जुटी हुई हैं, सरकार कोशिश कर रही है और उम्मीद ये करती है कि इसमें जो भी लोग शामिल हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, क्योंकि जब तक वो लोग पकड़े नहीं जाएंगे तब तक साफ नहीं होगा कि आखिरकार ये व्हाइट कॉलर मॉड्यूल जो है उसके नेटवर्क में कौन कौन शामिल है और उनका इरादा क्या था।